जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। दोस्तों, आज का हमारा यह सेशन हिंदी में संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और गत वर्षों में भी पूछते आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो सामान्यतः हर जगह प्रयुक्त होते हैं और इन उदाहरणों को अगर आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया, भांप लिया, तो आपका जो है सिलेक्शन हिंदी में पक्का हो जाता है। कुछ चीजें समझने की आवश्यकता अधिक होती है और कुछ चीजें रटने की आवश्यकता होती है। तो रटने से अच्छा समझने पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि समझने से जो है चीजें मजबूत हो जाती है और आजीवन हमारे दिमाग में स्थापित करती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने बताया था कि कौन कौन से प्रमुख उदाहरण होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन दे रखा है। अब तो आपको समझ आएगा कि सूर्योदय जो है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। हमने कहा था सूर्योदय में मूल शब्द को अलग करना, पहले हमने विच्छेद करना सीखना है। तो इसमें क्या है, सूर्योदय का होगा सूर्यधन उदय, सूर्य धन उदय। जब हम सूर्य धन उदय लिख देते हैं तो यह प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद उ है, अर्थात वो गुण इसका हो जाएगा और इसका राइट आंसर होगा सूर्य धन उदय। अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, व्यर्थ का संधि क्या विच्छेद, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ यानी बेकार। व्यधन अर्थ, वाधन अर्थ, विधन अर्थ या व्याधन अर्थ। सामने सी बात है, कई लोग क्या करते हैं कि इसको लगा देते हैं व्यधन अर्थ, क्योंकि वो समझते व्यय लिखा हुआ है या ऐसे और व्यर्थ बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। वाधन अर्थ ये तो हो ही नहीं सकता, व्याधन अर्थ ये भी हो ही नहीं सकता, अर्थात इसका ये राइट आंसर ये है विधन अर्थ, क्योंकि यहां पर यण संधि बन रही है और यण संधि का हमने उदाहरण बताया था कि प्लस से पहले ई हो, आगे अच आए तो ई को या यण हो जाता है, अर्थात वाह ले या से बनेगा और व्यर्थ इसका रूप बन जाएगा। आगे है अंतर्धनगता। तो यहां पर हमने बताया था, तीनों संधि हमने पढ़ाई थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला दे रखा ऑप्शन अंतःधनगता, दूसरा दे रखा है अंतर्धनगता, तीसरा दे रखा है अंतर्धन अंतधन गर्त और चौथा है अंतधनगत। तो सामान्य सी बात है, ये तो हो नहीं सकता इसका, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रा बाद में लगा हुआ है। और अंतर्धनगत अगर रा हलंत होता तो हम मान भी लेते, लेकिन नहीं है, इसलिए इसका ये उदाहरण होगा अंतःधनगत, क्योंकि यहां पर विसर्ग संधि है और विसर्ग को जो है वो रा हो जाता है, क्योंकि वर्ग का तीसरा अक्षर सामने है और तीसरा अक्षर जब आता है तो वर्ग विसर्ग को रा हो जाता है, रा ऊपर गा के ऊपर चला जाएगा और अंतर्गत बन जाएगा। अर्थात यहां पर अगर हम संधि की बात करें तो विसर्ग संधि यहां पर कहलाई जाएगी। चलिए आगे बात करें, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले दे रखा नर धन आयन आयन, दूसरा है नार धन आयन, तीसरा है नार धन आयन, चौथा है नार धन आयन। अगर बात करें तो नर धन आयन तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नारायण दे रखा है, दीर्घ तो यही हो सकता है, पहले वाला सा अपने आप तो नहीं होगा। नार धन आयन ये भी नहीं होगा, और इसकी बात करें तो नारधन आयन ये भी नहीं होगा। ये इसका सही आंसर है नारधन आयन। क्यों?
अब हम यहाँ पर बात करें कि प्लस से पहले आ हो और बाद में भी आ हो, समान स्वर रहे तो उसको दीर्घ संधि कहलाती है। यानी आ और आ को दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ संधि यहाँ पर कहलाई जाएगी। पांचवें प्रश्न की बात करें तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहां पर ऑप्शन दे रखा नाधन अका, नाधन अक, समान दे दीजिए एक की, नेधन अक और नैधन अक। हमने कहा यहां पर कि अयादी संधि है और अयादी संधि से आपको तुरंत समझ आ जाए कि क्या इसका सही होगा। तो इसका सही आंसर जो है ये नहीं, ये दोनों भी नहीं होंगे। नायक नैधन अका इसका होगा, क्योंकि अयादी संधि है और ये ना में जो अ है इसको आय आदेश हो जाएगा और तब रूप बनेगा नायका। ठीक है, आगे साष्टांग, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा। सास धन टांग, सास धन टांग, सा धन अष्टांग, सा अष्ट अंग और सह अष्ट अंग। सास धन ये तो होगा नहीं, सास का तो कोई रोल ही नहीं है। सा अष्ट ये भी नहीं होगा और सा अष्ट अंग ये भी इसका नहीं होगा, अर्थात ये इसका सही आंसर है। कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सा अष्ट अंग। क्योंकि यहां पर जो है सबसे पहले जो बात करें कि यहां पर दीर्घ संधि आ रही है, क्योंकि प्लस से पहले आ है और आगे भी आ है, समान स्वर हो जाएंगे और समान स्वर हो जाने पर सास सा दीर्घ हो जाएगा अर्थात रूप बनेगा साष्ट और आगे ये अनुसार है ताल है आ से मिल जाएगा, साष्टांग बन जाएगा। यहां पर भी दीर्घ होगा, इसको आ और आ को दीर्घ हो जाएगा, साष्टांग इसका रूप बन जाएगा। कुल मिलाकर के बात करें तो यहां पर दीर्घ संधि यह कहलाई जाएगी। नमस्कार की बात करें कि नमस्कार में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है। तो यहां पर बात करें तो ये भी नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर होगा कि यहां पर विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग संधि नमा धनकार इसका रूप बनेगा और नमा विसर्ग को जो है सा बन जाता है और रूप बनता है नमस्कार। अगर बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो प्रश्न नंबर 8, यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि होगी। यण संधि होगी, वृद्धि, गुण, अयादि। अयादि संधि का उदाहरण हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि आय आदेश होता है तो आय का यहाँ रोल नहीं है। गुण आदेश में नहीं होगा क्योंकि आवरी को ये गुण होता है, आवरू को ओ गुण होता है और री को अर गुण होता है, कुल 3 ही गुण माने जाते हैं। वृद्धि संधि भी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब बड़ा। तो यहां पर यण संधि जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जो है यदि धन अपि इसका संधि विच्छेद था, यदि धन अपि। दा में जो या है उसको या हो जाता है, ई है उसको या हो जाता है और रूप बनता है यद्यपि, यानी यण संधि यहां पर कही जाएगी। सूत्र इसका आता है इको यणचि। अब देवर्षि में कौन सी संधि है। इसका संधि विच्छेद की बात करें तो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि इसका संधि विच्छेद होता है। अब हमने पहचानना क्या है कि संधि कौन सी है। गुण संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुण संधि, क्योंकि हमने अभी भी बात की कि आवर री को ए गुण हो जाए, री को अर गुण हो जाता है और यानी गुण संधियां कहलाएगी। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, लघुर्मी में कौन सी संधि है। अयादी संधि है, दीर्घ संधि है, स्वर्ण संधि है या वृद्धि संधि है। अयादी अयादी होगी, दीर्घ होगी, वृद्धि होगी, यण होगी। लघुर्मी तो यहां पर करें क्योंकि दीर्घ आ रहा है, हमने यहां भी देखना है कि वो संधि पे ही ध्यान नहीं देना, यहां भी देना है कि शब्दों में क्या परिवर्तन हो रहा है। लघुर्मी बना हुआ है, दीर्घ हो रखा है यहां पर। लघु धन उर्मी, संधि विच्छेद की बात करें लघु धन उर्मी,
जब समान स्वर आगे पीछे रहे प्लस के तो समझो उसमें दीर्घ होगा और वो बनेगा लघु रूढ़ि और संधि कहलाएगी दीर्घ संधि। राइट आंसर होगा बी। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ताधन आलाप, वार्ताधन आलाप, वर्ताधन आलाप और वार्ताधन आलाप। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये विसर्ग संधि तो नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका पहला वर्ण जो है वो लघु है, और वार्ताधन आलाप भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ह्रस्व आ है, अर्थात इसका सही आंसर होगा वार्तालाप, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ संधि आ रखे है, प्लस से पहले आ हो, छोटा आ या बड़ा आ हो, प्लस के बाद भी समान स्वर रहे तो उसको दीर्घ संधि हो जाती है, अर्थात राइट आंसर होगा बी वार्ताधन आलाप। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी मतलब जो हमारा परम सहृदय होता है, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी केयर करने वाला। हितई धन असी और हित धन एसी और हित धन एसी और हित ही धन एसी। संधि विच्छेद में बात करें तो ये विसर्ग संधि कहलाएगी नहीं। हित धन ऐसी भी नहीं होगा क्योंकि दीर्घ और दीर्घ का कहीं हिसाब नहीं है, और हितय धन असी भी नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों होगा? हित धन एसी और प्लस से पहले आ रहे आगे ए रहे तो वृद्धि संधि हो जाती है, अर्थात उसको ए रूप बन जाता है, और राइट आंसर होगा सी, संधि कहलाएगी वृद्धि संधि। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 13 की, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म यानी 13वां प्रश्न का जो सही आंसर हम कहेंगे, उदाहरण दे रखे यहाँ पर पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन आज जन्म और पुनर्धन जन्म। तो यहाँ पर ये तो लग नहीं रहा, ये आजन्म की भी कहीं बात नहीं हो रही, पुनर्धन जन्म की बात नहीं होती। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पुनर्धन जन्म, क्योंकि प्लस से पहले आ है और जितना हमने देख लिया कि विसर्ग संधि आ रही है और प्लस के बाद जो है जा वर्ण है, अर्थात जो विसर्ग है उसको रा हो जाता है और रा जो है जा के ऊपर चला जाता है। और इतना भी नियम हमें पता है कि रा के बाद अगर व्यंजन वर्ण आता है तो रा उस व्यंजन के ऊपर लग जाता है, और रा से पहले अगर व्यंजन वर्ण आता है तो रा उस व्यंजन पर लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पुनर्जन्म होगा, राइट आंसर होगा ए, संधि कहलाएगी विसर्ग संधि। बात करें प्रश्न नंबर 14, निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वही विसर्ग संधि वाली बात आ रही है। निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दे रखा निधन मल, निधन मल और निधन मल और निधन मल। इतना तो होगा नहीं क्योंकि रा पहले ही दे रहा, निधन मल तो होगा ही नहीं। ठीक है, निधन मल भी नहीं होगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा निधन मल, विसर्ग को रा हो जाएगा, जो हमने पहले वाली बात में की थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, संधि कहलाएगी विसर्ग संधि। नियम होगा उसका कि विसर्ग से पहले आ रहे आगे मां रहे तो उस विसर्ग को रा हो जाएगा और निर्मल उसका रू बन जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, मुनीस में कौन सी संधि है? उदाहरण दे रखा दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो प्रश्न नंबर 15 की अगर हम राइट आंसर अगर इसका ढूंढे तो इसकी दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें मुनिधन ऐसा इसका संधि विच्छेद होता है, लघु ई रहता है और लघु ई से परे समान स्वर आगे रहे तो उसको दीर्घ संधि कहलाएगी, अर्थात मुनि से इसका रूप बनेगा। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, देवी धन ऐश्वर्या किसका संधि विच्छेद है? तो यहां अगर हम बात करें कि यह संधि विच्छेद जो होगा वो देवेश्वर्य भी नहीं होगा, देवीश्वर्य भी नहीं होगा, देवोश्वर्य तो हो ही नहीं सकता, अर्थात इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। और कहने की बात यह है कि क्यों होगा, क्योंकि प्लस से पहले ई है, आगे ये है और उसको वृद्धि हो जाएगी आई, देवेश्वर्य उसका रूप बन जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करते हैं
बहुधन ऊक, बहुधन ऊक में संधि क्या होगी? तो नियम हमने बताया था कि प्लस से पहले जो है ए आई ओ औ रहे तो उसको अयादी संधि हो जाएगी, आय आय औ आव आदेश हो जाता है, अर्थात बा में जो अ है उसको आव आदेश हो जाएगा और आव आदेश हो जाने पर उसमें वाहले ऊ से मिल जाएगा, रूप बनेगा इसका भावुक, अर्थात बी आंसर इसका सही होगा, बाकी सब गलत। ठीक है, अयादी संदेश में बात करें प्रश्न नंबर 18 की, वाक्दनमय, और हमने यहां पर पढ़ा था क्योंकि व्यंजन संधि कहलाएगी और व्यंजन संधि में भी कवर को उसी का अक्षर बन जाएगा, अंत्य वर्ण प्लस के बाद आए और पहले जो है का वर्ण वर्ग का पहला अक्षर आए तो उसी वर्ग का उसी वर्ग का वही आखिरी अक्षर वह बन जाता है, अर्थात रूप बनेगा वांग में कवर का आखिरी वर्ण है गा, उसी वर्ग का आखिरी अक्षर बन जाएगा, अर्थात गा। चा होगा तो या, टा होगा तो अना, ता होगा तो ना और पा होगा तो मा, उसका रूप बन जाएगा। ठीक है, बात करें आगे प्रश्न नंबर 19 की, विद्यावास का संधि विच्छेद क्या होगा? ये सामान्य सी बात है, छोटा सा ही उदाहरण है, स्वर संधि का यह उदाहरण है, सभी को आ जाएगा, जैसे विद्याधन आलो वैसे ये भी है। विद्याधन अभ्यास नहीं होगा, विद्या नहीं भी नहीं होगा, विद्याधन अभ्यास भी नहीं होगा, अर्थात राइट आंसर हो गए विद्याधन अभ्यास, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ संधि है, प्लस से पहले आ है, आगे भी समान स्वर है, अर्थात उसको दीर्घ हो जाएगा, विद्यावास उसका रूप बन जाएगा। और बात करें अगर प्रश्न नंबर 20 की, पित्रादेश का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा? तो हमने संधि पढ़ी थी, अक से परे अच रहे, तो अक क्या था? आ ई उ री री, तो यहां पर री कहां आ रहा है? री जो आ रहा हो पितृधन आदेश में आ रहा है, अर्थात यही इसका राइट आंसर है, पितृधन आदेश नहीं होगा, पित्रादेश नहीं होगा, पितादेश नहीं होगा, अर्थात बी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि अक से परे अच रहे, अक यानी प्लस से पहले री है और आगे अच है, तो उसको री को जो है उस री को उसका होगा री को रा हो जाएगा और ता और रा को मिलाकर के त्रा बनेगा, त्रा हले आ से मिलेगा, पित्रादेश का रूप हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की बात करें, संधि के मुख्य भेद होते हैं, अब कितने भेद होते हैं इतना भी याद रखना चाहिए, तब से संधि पढ़ रहे हैं। 5 होते, 4 होते, 3 होते, 2 होते, तो भाइयों संधि के हमेशा 3 ही भेद होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 22 की, तो दो स्वरों के योग से बनने वाले शब्द किस संधि के अंतर्गत आते हैं? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि? दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि इसको कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन संधि भी नहीं कहते हैं, यण संधि भी नहीं कहते हैं, विसर्ग संधि भी नहीं कहते हैं, अर्थात स्वर संधि इसको कहा जाएगा, राइट आंसर होगा डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 की बात करें, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, कौन सा नहीं है? तो बात करें कि दीर्घ संधि में हमेशा पढ़ रहे हैं हम, गुण संधि में हम पढ़े आवरी के ये गुण हो रहा, दीर्घ संधि यानी समान स्वर को दीर्घ हो रहा, यण संधि यानी ई को या हो रहा, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ये है, क्योंकि विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं। ठीक है, विसर्ग संधि का ही भेद है। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 24 की, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यार अलावा में होता है? स्वरों का परिवर्तन जो है वो किस संधि में होगा? तो स्वरों का परिवर्तन जो है वो यण संधि में होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने नियम बताया था
ये कोई अणची इसका सूत्र था। अयादेय संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर जो है वो डी है। यण संधि में स्वरों का परिवर्तन यावराला में होता है, क्योंकि इक के स्थान पर जो है यणादेश हो जाता है। ई को या, उ को वा, री को रा, रे को ला आदेश हो जाता है। तो ये यण संधि हो गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 की अगर बात हम करते हैं, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? भाई दीर्घ की बात करें तो दीर्घ संधि होगी ना, गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी, अयादी संधि नहीं होगी। पहले प्रश्न हमने ढंग से पढ़ना है। सजातीय का मतलब होता है समान स्वर वाले, समान स्वर। सजाति का मतलब एक ही जाति के, और एक ही जाति क्या है, आ प्लस से पहले और बाद में भी आ है। आ छोटा है या बड़ा है, बात एक ही है। यहां भी छोटा है या बड़ा है, बात एक ही है, एक ही जाति के, तो वो होती है दीर्घ संधि में। ठीक है। राइट आंसर होगा बी संधि। प्रश्न नंबर 26 की बात करें, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में जो है विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन का मेल होता है, क्योंकि हमने स्वर संधि पढ़ी थी कि स्वर वर्णों के ही मेल को जो है स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि हमने पढ़ी कि प्लस से पहले व्यंजन वर्ण आए और प्लस के बाद जो है स्वर आए या व्यंजन आए, व्यंजन संधि कहलाते हैं। और विसर्ग संधि का भी यही मतलब था कि प्लस से पहले विसर्ग हो और विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है। तो राइट आंसर 26 का जो होगा वो होगा विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है? सोचिए, कुछ दिमाग पर भी जोर लगाइए। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो भाइयों हमेशा याद रखना, हमने बार बार कहा है कि पहले हमने संधि पहचानी कि संधि है कौन। हमने कहा था कि प्लस से पहले अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो समझो वो स्वर संधि है, प्लस से पहले अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो समझो व्यंजन संधि है, प्लस से पहले अगर विसर्ग आ रहा है तो समझो विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर पहले वाले में जो है वो ता वर्ण आ रहा है, सी में भी जो है ता वर्ण आ रहा है व्यंजन है, और बी में भी जो है मा वर्ण आ रहा है व्यंजन है। तो बचा कौन? पा में अ है, स्वर है, अर्थात यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बात करें प्रत्येक में कौन सी संधि है, क्या होगा? जब ऐसी बात आती है ए है कि बी है कि सी है कि डी है, कौन सा इसका होगा? तो अगर ऐसी बात आती है तो प्रत्येक का पहला में संधि विच्छेद करना चाहिए। संधि विच्छेद होगा प्रतिधन ए का। अब बताइए कौन सी संधि है? प्लस से पहले ई है और बाद में ये है, अर्थात उसको यण संधि हो जाएगी, ई को या हो जाएगा और प्रत्येक बन जाएगा। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 29 की, निम्न में से किस व्यंजन में संधि नहीं है? किस व्यंजन में नहीं है संधि? निम्न में से किस व्यंजन में संधि नहीं है? दिग्गज, यहां पर भी का को जा हो रखा है, नहीं सॉरी, का को जो है उसी वर्ग, दिक्धन गज है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर और का है। अहम धनकार, यहाँ पे भी मां को अनुसार और का है। समधनसार, यहाँ भी मां को अनुसार और का है, लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से शब्द है निर्विकार, क्योंकि इस पे उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ संधि नहीं हो रखी है। ठीक है। तो निर्विकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? अब ये भी कई बार आ जाता है, क्योंकि हर जगह तो विसर्ग लग रहा है। हम बात कर रहे हैं कि प्लस से पहले विसर्ग आ रहा है, समझो विसर्ग संधि है, लेकिन यह भी पहचान है कि यहां तो पहले ही विसर्ग आ रहा है। तो इसके लिए भी नियम है, विसर्ग संधि नहीं है। तो विसर्ग से पहले इसमें दे रखा है कि नी धन कपट,
पदधन उन्नति, सरधनगा, निधन उपाय। ठीक है, तो यहां पर जो है नी से पहले नी में जो है आगे का है, यहां पर विसर्ग को सा हो जाता है, निष्कपट इसका रूप बन जाता है। सरधन जा, यहां पर विसर्ग को ओ हो जाता है और सरोज बन जाता है। निधन उपाय, निरुपाय, यहां पर रा हो जाता है और रा वाले ऊ से मिल जाता है, निरुपाय बनता है। पदधन उन्नति, यहां पर कुछ नहीं होता, अर्थात ये शब्द है, क्योंकि स्वर आ रहा है आगे और स्वर आने के बाद यहां पर यह पूर्ण रूप से शब्द ही माना जाएगा, अर्थात यहां पर विसर्ग संधि नहीं। ठीक है, पदधन उन्नति। बात करें प्रश्न नंबर 31 की, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवधन अन, पवधन न, पाधन अवन, पोधन अवन। तो हमने कहा था कि प्लस से पहले हमने इसको संधि विच्छेद करना, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है पो अधन अन है, क्योंकि यहां पर अयादि संधि है। प्लस से पहले ओ है, आगे जो है अच है, उसको अव आदेश हो जाएगा और पावन उसका रूप बन जाएगा। ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने इसका उदाहरण पहले भी बताया था। इतिदन यादि, इतिदन आदि, इतिदन आदि, इतिदन आदि, तो इतिदन आदि होगा नहीं, इत्यदन आदि भी नहीं होगा, इतिदन आदि भी नहीं होगा। राइट आंसर जो उसका होगा इतिधन आदि, क्योंकि इको यणची यहां पर यण हो जाएगा, प्लस से पहले ई है, बाद में स्वर है, ई को या हो जाएगा, पहले या से इत्यादि रूप बनेगा, यण संधि यहां पर कहलाएगी। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न नंबर 33 की, यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यश धनगान, यशोधन गान, यशाधन उगान, यशोधन उगान। ठीक है, तो ये तो लग नहीं रहा। यशोधन उगान, उगान कोई शब्द नहीं हुआ। यशोधन गान ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ओ आ गया, जब ओ आ गया तो फिर संधि कैसे होगी? ये तो सीधे लिखना था, वो यशोगान नहीं होगा। तो यशाधन गान अर्थात एक ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस से पहले आवरण आ रहा है, आगे गा आ रहा है, वर्ग का तीसरा अक्षर, तो उस विसर्ग को ऊ हो जाएगा, यानी ओ हो जाएगा और यशोगान उसका रूप बन जाएगा, अर्थात संधि कहलाएगी विसर्ग संधि। अब बात करें प्रश्न नंबर 34 की, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाइयों, यशधन उदा, यशधन दा, यशधन उदा और याधन असोदा, तो ये तो लग नहीं रहा याधन असोदा। यशधन उदा ये भी कोई शब्द नहीं लग रहा, यशधन उदा ये भी नहीं लग रहा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा यशधन दा। तो क्योंकि विसर्ग को जो है ऊ हो जाएगा, वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है आगे तथा दा, तो तीसरा अक्षर आने पर विसर्ग को ऊ हो जाता है, यानी ऊ हो जाता है और इस का रूप बन जाता है। बात करें अगर प्रश्न नंबर 35 की, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? आप बताओ। निश्चय, निष्ठुर, नितांत और निश्चल किसमें नहीं होगी? तो निश्चय में भी आ रहा, क्योंकि नित्य धन चाहिए था पहले, ताको तवर्ग से परे चवर्ग चवर्ग ताको जो है सा हो जाएगा, निश्चय बन जाएगा। और निष्ठुर में भी वही है, तवर्ग को सा और का है। नितांत जो है इसमें विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि नितांत खुद ही एक शब्द है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हो रखी। बात करें कि महोदय का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदय एक ऑप्शन है, महाधन उदय एक ऑप्शन है और महोदय एक ऑप्शन है, और आखिरी ऑप्शन है महाधन उदय। महाधन उदय भी नहीं होगा, महोदय भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से जो है कौन होगा? महाधन उदय भी नहीं होगा दीर्घ, यानी राइट आंसर जो होगा उसका बी होगा महाधन उदय, क्योंकि आ और उ को ओ गुण यहाँ पर हो रखा है, अर्थात गुण संधि यहाँ पर कहला रखी है। ठीक है, और को ओ गुण और का और गुण संधि यहाँ पर आई है। बात करें महोसदम में कौन सी संधि है? महोसदम
औ की बात जहां आती है समझो वो दीर्घ है यानी बड़ा कर रखा है, दीर्घ संधि यहां पर कहलाएगी। आवर ऊ को आवर ओ को अवगुण अवृद्धि हो रखी है आवर ओ, क्योंकि महाधन औषधम होता है, महाधन औषधम, आवर ओ को ओ गुण हो रखा है, अवगुण हो रखा है, अवृद्धि हो रखी है, महोषधम रूप बन रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 की बात करें, निश्चल में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि होगी भाई जी। नहीं, व्यंजन नहीं, दीर्घ नहीं, गुण। तो फिर आखिरी होगी कौन? सही आंसर का चयन करना है। यान हो नहीं सकती क्योंकि यान यहाँ पर ई को या होता है, ऊ को वा होता है, री को रा होता है। दीर्घ भी यहाँ कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि निश्चल जो है वो छोटे ही वर्ण लग रहे हैं। गुण भी यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि गुण ए और आई होता है और वो आर होता है, अर्थात तो बचा क्या? विसर्ग संधि। निधन छल होता है, विसर्ग को सा हो जाता है और निश्चल रूप में जाता है। ठीक है, पिपजाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पिपा धन जाल, पिपत धन जाल, पिपस धन जाल, पिपद धन जाल। तो राइट आंसर होगा पिपत धन जाल। ता को जा हो जाता है उसी वर्ग का, क्योंकि समान स्वर अगर उसी वर्ग का अक्षर अगर आमने सामने हो तो उसी वर्ग को जो है उस अक्षर को उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। अगर तो ता को जो है जा बन जाएगा और पिपत जाल बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 की बात करें, कपिश में कौन सी संधि होगी? तो कपिधन ईसा, यहां पर भी दीर्घ संधि कहलाएगी क्योंकि समान स्वर आ रहे हैं और समान स्वर आने पर दीर्घ संधि कहलाती है, अर्थात दीर्घ संधि इसको हो जाएगी। प्रश्न नंबर 41 और आखिरी प्रश्न की बात करें, निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन में जो है अयादि संधि है, अय आदेश इसको हो रखा है। अय किसको होता है? ए को होता है, ए को अय आदेश होता है, तो नेधन आना इसका होगा और नयन इसका रूप बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कुछ संधियों के बारे में, विशेष उदाहरणों के बारे में, प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा की। आशा है इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा और समय समय पर हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।